बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी एक पैटर्न सेम लागू हो। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। अब यह नारा महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा तो अब इस सियासी नारे के मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जोरदार प्रचार हो रहा है और अब इस प्रचार महायुद्ध में मुंबई की सड़कों पर सीएम योगी के बैनर दिखाई दे रहे हैं। इन बैनर पोस्टर पर सीएम योगी की तस्वीर के साथ एक स्लोगन भी लिखा है। स्लोगन में लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। यह पोस्टर, हालांकि यह पोस्टर बीजेपी ने नहीं लगवाए हैं, लेकिन उनके सामने आने के बाद सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में झटके खाने के बाद अपनी रणनीति बदली है और उस रणनीति को अपनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, जिसकी मदद से हरियाणा में भी जीत मिली, यानी वोटों को जातियों में बंटने नहीं दिया। अब महाराष्ट्र में यह पोस्टर लगे कहां? अंधेरी, बांद्रा, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर यह पोस्टर लगे। पोस्टर पर सीएम योगी की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, वो नारा भी आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता विश्वबंधु राय ने यह पोस्टर लगवाए हैं। राय पिछले दिनों कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और अब इस नारे के साथ मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर अब सियासत का फसाना बन रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले सीएम योगी की डिमांड महाराष्ट्र में हो रही है। मुंबई में उनके जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं और नारों के साथ सीएम योगी के पोस्टर पर अब सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक में सियासत हो रही है। सियासत इस बात को लेकर कि क्या बीजेपी इस नारे के जरिए 80-20 की कोशिश कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है।
अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीएफ परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीएफ परिवार के लोग बटना मत। दीपक जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का काम किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न सेम लागू हो। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। अमित शाह साहब ने ऐसे कहा था की गुजरात स्टाईल की राजनीती अभी महाराष्ट्र में लानी पडेगी। आता गुजरात स्टाईलची राजनीती म्हणजे काय, दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करायचा, वहां पे हिंदू मुस्लिम करने का, ओबीसी मराठा करने का, उसमें वोट काट के अपना सत्ता लाने की, बस यही चीज शायद बीजेपी महाराष्ट्र में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना ही उन्होंने ट्राई किया, ये संतों का महाराष्ट्र है, ये विचारवंतों का महाराष्ट्र में, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ये गुजरात स्टाइल है ना, यहाँ के स्वाभिमानी महाराष्ट्र के लोग अपने पैर के नीचे तुड़वाएंगे और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी 100% चुन के आएगी। तो राहुल या योगी, किसका फॉर्मूला चलेगा महाराष्ट्र में? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, साथ ही साथ चंद्रभूषण जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, अनिल गर्ग साहब राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना खान साहब, पोस्टर ही तो लगे हैं, पोस्टर से इतना डर क्यों? लगे पोस्टर, किसको लगा डर? देखिए, सवाल एक पोस्टर के डर का नहीं है। सवाल ये है कि किस तरीके की राजनीति आज देश में फैलाई जा रही है। बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से आज देश में विचारधारा घोली जा रही, जिस तरीके से आज वो विष घोला जा रहा है, कहीं ना कहीं आज जनता का नुकसान हो रहा है, युवाओं का नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, जवान का नहीं। तो आप गलत सोच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जातियों में मत बटो। नहीं, जाति के बटने की बात नहीं हो रही है। उसने ये नहीं लिखा कि जातियों में बटोगे। हाँ। वो सीधा कह रहा है कि जो हिंदू समाज है उसके लिए मैं कह रहा हूँ बटोगे तो कटोगे। आप पूरी स्पीच सुनिए योगी आदित्यनाथ की, वो क्या कह रहे हैं। इसका ये सीधा सीधा आज मतलब है कि कहीं विकास की बात नहीं हो रही। दूसरी बात मैं बता दूं, हर राज्य की तरह महाराष्ट्र का मिजाज भी अलग है। आज महाराष्ट्र में क्या है कि जो भी व्यापारी है आज वो परेशान है। परेशान किससे है? परेशान है नेताओं से जो उगाही कर रहे हैं खुलेआम धरने से, और वहां के माफिया। नहीं, ये सब बातें आप हरियाणा में भी कह रहे थे ना? नहीं, बिल्कुल हरियाणा में भी कहा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में जो कहा और हरियाणा में जो हुआ वो देश ने देखा। क्या हुआ? किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत की वजह से 4.5 घंटा तक कोई डेटा न देना। अच्छा, तो इसलिए आप चुनाव हार गए? उसके बाद नहीं, मैं बता रहा हूँ, हारा नहीं हूँ। वहां कांग्रेस पार्टी हारे नहीं है, वो हराया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, पावर से, पैसे से, मीडिया से, मशीन से। हमारी लड़ाई 6 से की। अच्छा, तो आप यानी हारे नहीं है, हरियाणा हरा दिया आपको? बिल्कुल हरियाणा नहीं हराया। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी। तो ये समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें कैसे जीत गई? मैं कह तो रहा हूँ आपको कि लोकसभा चुनाव में ये 240 पर कैसे रुक गए? कह तो रहा हूँ। आप हिमाचल में कैसे जीते? बिल्कुल। आप कर्नाटक में कैसे जीते? बिल्कुल राहुल जी, मैं आ रहा हूँ, मैं जवाब दे दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जो उसने सेट किया था मामला, उसे कई ऐसे जगह वहां लगे कि यहाँ नहीं हारूंगा। जिस तरीके से आप अयोध्या समझ लीजिए, वहाँ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं हुई, वहाँ सीधा वोट हुआ। जनता राहुल गांधी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये भी बीजेपी ने तय कर दिया। आप ये कह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी के चुनाव जीतने का नहीं है। राहुल गांधी के चुनाव जीतने का मसला नहीं है। मसला आज विषय वो नहीं है। आप ये कह रहे हो कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 1 मिनट, चंद्रभूषण जी,
जी। वो पोस्टर देखा आपने, बड़ा चर्चा में आ रहा है, बटोगे कटोगे वाला मसला, बटेंगे तो कटेंगे, है ना। मुझे एक मिनट, ये बटेंगे कटेंगे और बहराइच, इस पूरे पोस्टर को बहराइच वाले मसले से जोड़ा जा रहा है, जो विपक्ष जोड़ रहा है। मैं बहराइच वाले मसले पर आऊं, लेकिन ये बटेंगे कटेंगे वाला जो मसला है, क्या 80-20 कर रहे हैं आप? तिलक जी, ये जो बटेंगे कटेंगे आज का नारा नहीं है, ये भारत के इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास के शुरुआत का नारा है। जब इस देश पर प्रथम बार आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया गया तो यहाँ का समाज बट गया। तब भेदी लोग, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आया था, जिसने भारत पर पहली बार हमला किया था, वो उसी तरह हमला किया, ठीक। और ये लोग जब भारत का अपना समाज बटेगा, यानी आप ये महाराष्ट्र में इतिहास पढ़ा रहे हो, ठीक है? नहीं, महाराष्ट्र में इतिहास पढ़ा रहे हो आप। ये इतिहास तो हर जगह हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, समझाओ, कहना क्या चाह रहे हो? ये इस नारे का मतलब क्या है, वही जानना चाहिए। हिंदू समाज का वोट ले लेना, हाँ। यदि ये लोकसभा में इतनी सीटें जीत गए तो ये अब देख लिए किस तरह की गोलियां चलने लगी, ठीक। यदि ये लोकसभा में नहीं जीते होते तो इस तरह की गोली नहीं चलती जो बहराइच में चली, ठीक। अब क्या है, हिंदू समाज या हिंदू जो कहा गया है, भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आप तो यहीं बैठ के 80-20 कर रहे हो, ठीक है। अरे हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तो आप ये 80-20 तो कर रहे हो, ये क्या है? ये 80-20 क्यों, हम क्यों कहें, हम तो 100 में 100 की बात कर रहे हैं। नहीं, 100 में आप मुझे बता रहे हो कि ये हिंदू ये मुसलमान, तो भाई ये नहीं कह रहे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ठीक, एक साथ रहेंगे, ठीक है, बटोगे तो कटोगे नहीं। मैं इसका मतलब जानना चाह रहा हूं, ये महाराष्ट्र में क्यों लगे पोस्टर? आप देखिए, महाराष्ट्र में प्रयोग किसी ने पोस्टर लगा दिया, हाँ। या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये अपने स्पीच में कहा, ठीक है। ये एक आदमी है, हम आपके चैनल में बैठे हुए हैं या आपके चैनल में है, आपसे लोग बैठे हुए, ये कहीं पर भी लागू हो सकता है। और किसी भी समाज के लिए एक रहना और एक रहना क्या बुराई है क्या? कोई समाज, हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है। इस नारे में आप क्या जतलाना चाहते हैं? इस नारे से हम एकता अपने, देखिए इस नारे से ये भाईचारा बढ़ रहा है कि आपके साथ कौन सा भाईचारा, इस नारे से भाईचारा बढ़ता है। भाई अरे भाईचारा है क्या? भाईचारा के एक ही तरफ अस्सी वाला ही भाईचारा करता रहेगा क्या हमेशा? चारा जो चाहिए चारा खाते रहो, अस्सी वाले ही काटते रहो। भाईचारा क्या है? गंगा जमुनी तहजीब क्या है? गंगा हमारी जमुना हमारी, तहजीब क्या होती है? आप किसी भी तहजीब, भाई आप जिस बात की, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वो एक चारा बताइए भाई, कौन सा भाई है कौन सा चारा? अच्छा, तो इस नारे से हिंदुत्व को जाओगे आप? हिंदुत्व को एक, देखिए कोई भी नारा यदि किसी की समझ में जनता को आसानी से आता है, हाँ। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था जो भारत छोड़ो, ठीक, यहाँ भी कह रहे भाई हमारे समाज में कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि समाज को क्या जरूरत है। आप इन राजनीतिक पार्टियों के लालच, मुझे एक बात बताइए चंद्रभूषण, इसका एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक मिनट मुझे एक बात बताइए। जैसे कि आपने बताया ये पोस्टर जो है लगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर इन पोस्टर के साथ, एक मिनट सर, इन पोस्टर के साथ आप ये भी बताते कि हमारी सरकार ने इतने युवाओं को नौकरी दी, उसमें 80-20 मत करते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताते कि हमने अपनी सरकार में इस विभाग में इतने युवाओं को नौकरी दी, इसलिए हमें वोट करो। जैसे आपने मदरसों में पूरा, सर सवाल ले लीजिए ना, जैसे मदरसों को आपने कहा भी 80-20 कर दिया, लेकिन आपने अधूरी बात छोड़ दी। मदरसों में आपने शिक्षकों की तनख्वाह 6,000 से 16,000 की, 8 से 18,000 की। बाकी सब राज्यों में मदरसों में लगाम लगाने की बात आप कर रहे हो, और महाराष्ट्र में आप तनख्वाह बढ़ा रहे हो। फिर इसका मतलब तो 20 वालों को आप भी वोट चाहते हो, जो आप यहां पर खुलेआम 80-20 कर रहे हो। पहले भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, चाहे पढ़ो लिखो हो, चाहे विदेश यात्राएं पढ़ाई के लिए हो, मुस्लिम भाइयों के लिए हो, जनधन हो, बैंक अकाउंट हो, गैस चूल्हा हो, मकान बनाने की हो, शौचालय हो, सब योजनाओं का लाभ पूरे समाज ने लिया।
पूरे भारत के नागरिकों ने लिया। नहीं तो आप तो अभी कह रहे थे ना कि 80 वाले की बात करेंगे, 20 वाले नहीं करेंगे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले आपने सपा के एक नेता अबू आजमी का बयान सुना क्या? बोला 6 से 8 सीटें दे दो, हम ये करके दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मुन्ना साहब, आपने क्या वो बयान सुना क्या? ये कह रहे हैं योजनाएं तो सबके लिए, आप नारे को गलत अर्थ ले रहे हैं। जल्दी से फिर रविंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। और हमने ऐसा क्या कह दिया, नहीं करेंगे कोशिश तो क्या होगा, मारे जाएंगे। देखिए कहीं न कहीं आज देश की जनता समझ रही है कि 80-20 का नारा दे करके और 20% का डर दिखा करके कहीं न कहीं 80% वालों का नुकसान कर दे। जिस तरीके से आज युवा बेरोजगार है उसमें 20% वाले नहीं है, 20% वाले बहुत खुश है। कोई डाई बना रहे, कोई फल बेच रहे, कोई सब्जी बेच रहे, कोई होटल खोल रहा है। नुकसान कहीं ना कहीं 80% वालों का है। और यही ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि कहीं वोट खिसक करके न जाए, क्योंकि लोगों को अब समझ आ चुका है। देखिए महाराष्ट्र में जो आज जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो आज जो बेरोजगारी है, वो शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी वहां ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बात, वहां पे जो व्यापारी है उनकी उगाही ज्यादा बढ़ गई। वो 2 तरफ से उगाही हो रही है, एक तो वहां के नेता उगाही कर रहे भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरी तरफ वहां जो माफिया है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दे रखी है, ये दोनों ने वहां महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क करने का काम किया। इसलिए महाराष्ट्र की जनता इस बार बहुत ही जबरदस्त जवाब देने जा रही है। प्लीज जल्दी से। देखिए ये जो उगाही की बात कर रहे हैं, इनसे पहले कांग्रेस और वहाँ जिसकी भी सरकार उद्धव ठाकरे के साथ समर्थन में थी, वहाँ के जो मुंबई कमिश्नर थे वो और गृह मंत्री किस तरह की उगाही कर रहे थे, ये पूरे देश को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है, ठीक। और ये लोग उगाही की बात कर रहे हैं, उल्टा बात। और रही बात बेरोजगारी की, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 20% वाले तो ठेला लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, 80 वालों को ही बेच रहे हैं। और 80 वालों को ये समझना चाहिए कि तुम 20% वालों को क्या कर रहे हो। ये बड़ा अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं। इस जागरूकता से 80% समझेगा कि 80% को क्या करना चाहिए, 80% को कहाँ वोट देना चाहिए, 80% का लाभ कौन लोग ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। 80% को जगाने के लिए ही कहा जा रहा है। 80% को जगाने के लिए कहा जा रहा है, तो यानी 80-20 है ना ये फॉर्मूला? आप खुद बता रहे हो, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप खुद ही कह रहे हो 80-20 का फॉर्मूला है। अरे आप कह रहे हो चंद्रभूषण जी, इसमें कौन सी ना कहने वाली बात है? अच्छा नहीं, आपके नेता खुलकर नहीं बोल रहे ना, जो बात आप खुल के बोल रहे हैं कि हम 80-20 कर रहे हैं। एक चीज बताइए, ये समझ रहे हैं और 80% वाले नहीं समझ रहे कि हम क्या कह रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, ठीक। यानी आप कुल मिला के आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो, जो खुद कबूल कर रहे हो आप। एक मिनट रविंद्र प्रताप जी, रविंद्र प्रताप जी 1 मिनट रुकिए ना सर, 80-20 कर लिया आपने, 1 मिनट रुकिए। रविंद्र प्रताप जी, आपके सबसे बड़े नेता ने कहा कि ये लैब में पहले ही तैयार हो गया था नारा, ये बुलवाया गया, इसका कोई आधार? सबसे पहले तो चावला साहब, इस नारे को जो आपने सियासी नारा बताया, इसको हम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं कि हमारी पीढ़ियों के लिए यह नारा है, यह सियासी नारा कि बटोगे तो भाजपा से खटोगे। जैसे हरियाणा में हुआ आपके साथ। जी। दूसरा, जो ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करें, उनसे ये पूछना चाहिए कौन बांटेगा और कौन काटेगा। ये बताएंगे नहीं, मैं बता देता हूं कौन बांटता है कौन काटता है। एक तो इनके अंदर अंदरूनी परंपरा है बांटने की, काटने की, उसका शिकार प्रोफेसर बलराज माधोक से लेके सिंधिया जी, माननीय आडवाणी जी तक हुए हैं। वो पहले बांट देते हैं अपने लोगों को, फिर काट देते हैं अपने लोगों को। जैसे जो जातियों की बात करता है वो नहीं काटता। जातियों की बात हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं, हमारा संविधान करता है। फिर ये क्या करते हैं, ये काट देते हैं। एक मिनट, जातियों की बात पक्का संविधान करता है, हमारा धर्म की संविधान। ये बांटने की बात है, आपने जातियों की बात कही, तो जातियां स्थापित सत्य है। तो फिर आज फिर इसी बात पे, इसी पैनल पर जरा सबको लीजिए, इसी बात पर, इसी पैनल पर आप मुझे एक फिर सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि जातियों को बांटने की बात नहीं कर रहे, हम जातियों की बात करें, संविधान ये बात करता है। आप क्योंकि विद्वान व्यक्ति है, मैं इसलिए आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूं। ये मुसलमानों में तो जाति होती है, जैसे मुन्ना जी के यहाँ, उनकी जातियों की बात क्यों नहीं करते हो? देखिए, अगर मूल इस्लाम की बात करेंगे तो उनके यहाँ जातियां नहीं है, केवल 2 पंथ हैं। सर जातियां नहीं है वहां? मुन्ना खान साहब, आपके यहाँ जाति है या नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा।
सुन लीजिए सर। नहीं नहीं, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं अभी आपके सामने। आप जातियों के पैरोकार हैं, मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं सर। मुन्ना खान साहब, सर आपको मुझसे ज्यादा तो मुन्ना जी बताएंगे ना। मुन्ना जी क्या बताएंगे? आपके पास ना या सुन्नी का नहीं है। मैं एक मिनट रुकिए ना मुन्ना खान साहब, आपके यहाँ जाति होती है कि नहीं होती है? एक मिनट नहीं, हमारे यहाँ एक ही जाति है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस तरीके से सारे ईमान वाले। यानी आपके यहाँ जाति नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल जाति नहीं होती है। जाति का ये मतलब है कि एक नहीं, आपके यहाँ जाति नहीं होती, आप ये कह रहे, पूरा देश देख रहा है आपको। बता रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है, मैं कह रहा हूँ जी, कोई जाति नहीं होती, हम सब एक आपस में भाई सर देखिए, वही वाला हिंदी चीनी भाई है सर। एक मुन्ना खान साहब देखिए, डबल गेम मत खेलिए, यहाँ डबल गेम खेल रहे हैं आप। डबल गेम खेलने की कोई बात नहीं, बिल्कुल खेल रहे हैं। आ रहा हूँ गर्ग साहब आपके पास। रविंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां भी जातियों की बात करो ना आप, वहां कह लो नहीं, यहाँ तो दो ही मसले हैं। रविंद्र जी यहाँ पे फिर डबल स्टैंडर्ड वाली बात आ जाती है। अपनी बात पूरी करिए, फिर अनिल जी आ रहा हूं आपके पास। मूल इस्लाम में जातियां नहीं है, या जातियों के विरोध में ही मूल इस्लाम बना था। लेकिन जब भारत में आया तो भारत में जातियां थी और पंथ थे। इससे पहले जब इस्लाम भी नहीं था और जब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, तो भारत मतलब जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म पहले जैन धर्म में बटा। अच्छा, इसलिए वहां के जाति और धर्म की बात नहीं करोगे? जब इस्लाम यहाँ पर आ गया तो यहाँ के संविधान में उनकी अलग अलग जातियां बना दी गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, बहुत सारे मूल लोग थे। तो जो मान लिया यहाँ का कोई जुलाहा था, वो कन्वर्ट हुआ, तो उसकी मूल जाति को यहाँ के। सर आप जाति की बात करते हो, धर्म की बात कर रहे हैं, फिर इसमें गलत क्या हुआ? दर्द की तो बात ही नहीं, दर्द होता नहीं मुझको। मैं ये कह रहा हूँ दर्द नहीं सर, मैंने कहा फिर गलत क्या हुआ इसमें? नहीं, चलिए गलत उनका कुछ है, उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है। जो बांटते हैं काटते हैं, उनके लिए तो कुछ भी गलत नहीं है। अभी बांटने काटना अभी कर दिया। आपके नेता ने कहा, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा ये लैब में पहले फॉर्मूला तैयार हो गया था, ये तो भुलवाया गया बयान। इसका आधार जानना चाह रहा हूं मैं। इसका आधार ये है कि योगी आदित्यनाथ का पहला नारा नहीं है ये। एक पहला नारा बता दे जो बहुत प्रचलित हुआ, तुम एक लड़की ले जाओगे तो हम तुम्हारी 100 लड़की लेके जाएंगे। ये बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि बांटेंगे काटेंगे। एक संत के मुंह से लड़की जैसी बात ले जाने जैसी बात तो अच्छी लगती नहीं है, लेकिन वो बांटेंगे काटेंगे तो उनके लिए ये मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहे, समाज को कितना भी बांटना पड़े। जिस पंथ से वो आते हैं, योगी आदित्यनाथ, नाथ पंथ, कितनी सुंदरता है उस धर्म में, उस पंथ में जो वैदिक धर्म से निकला है, कि उनके जो संत होते हैं उनको पीर कहा जाता है, जो उनकी समाधियां होती हैं। करना चाह रहे जल्दी से चंद्रभूषण जी, गर्ग साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। देखिए, ये सब ज्ञान इंडिया गठबंधन के लोग अब आपस में बांटने में लगाएंगे क्या? ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी यही जो आबू आजमी ने बोला था उस पर लागू हो रहा है क्या? ये अपने ही नेताओं को ज्ञान देंगे क्या? यही मुजफ्फरनगर जो काटे जा रहे थे उसमें कौन लोग थे? और फिर में बैठ के कौन लोग चुपचाप बैठे हुए थे, खेल कर रहे थे? कहाँ की बात कहाँ आ जाएगी? इस देश में प्रथम दिन से, जब से इस देश पर आक्रमण करने वाले आए थे, इसी हिंदू धर्म में आपस में 4 लोगों को बांटोगे तो एक को इधर रखो, 2 को इधर रखो और खेला हो जाओ। वो 20% वाला खेला करे या 17% वाला करे या 10% वाला करे, ये तो खुली चीज है। और यही बात जब तक 80% वालों को नहीं पता चलेगी, ऐसे ही करते रहेंगे। रविंद्र जी, इन्होंने दो ही बात कही कि मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में इन लोगों ने दंगा कराया भारतीय जनता पार्टी के ने। इसका फैसला माननीय न्यायालय से हो चुका है। माननीय न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सजा कर दिया है। इनके 2 पदाधिकारियों को दंगा करने के आरोप में। सबसे बड़ा विस्थापन था, उस सबसे बड़ा देश के बंटने के बाद में उस विस्थापन को हम लोगों ने संभाल लिया। अच्छा, तो अगर ना आप गलत कोट कर रहे हैं, सैनी साहब का जिक्र कर रहे हैं ना जी, उसमें आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है सर, उसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा लगेगा, दर्शकों तक मैसेज क्लियर जाएगा उसमें। एक मिनट गर्ग साहब ये कौन कर रहा है 80-20 बटेंगे तो कटेंगे? ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पोस्टर का मतलब कुछ और है, चंद्रभूषण जी कह रहे हैं, और रविंद्र जी और मुन्ना जी कह रहे हैं ये 80-20 कर रहे हैं। अभी तो पोस्टर लगा है, पोस्टर पे ही बवाल हो गया। चावला जी, इस पोस्टर को ही बात शुरू करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आप मुझे बताइए, अभी जो बांग्लादेश में हुआ वो बटेंगे तो कटेंगे का एक ज्वलंत उदाहरण है कि नहीं?
जब तक वो इकट्ठा नहीं हुए, सड़कों पे नहीं आए, तब तक उनको काटा जा रहा था, मारा जा रहा था ढूंढ ढूंढ के, जैसे यूनियन सरकार आई। उसके बाद जब वो लाखों लोग इकट्ठा हुए सड़क पर आए, तो थोड़ा सा उनको ऊपर जुल्म रुका। ये हम सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब बात आते हैं कि आप यहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन के पक्ष में, हमास के पक्ष में, हिजबुल्लाह के पक्ष में, हिंदुस्तान में रैलियां हो रही कि नहीं हो रही। आप ये देखिए, श्रीनगर में इतनी लंबी रैली हुई, यहाँ पे हैदराबाद से लेकर मुंबई तक इतना बड़ा जुलूस निकला। बांग्लादेश बिल्कुल हमारे साथ सरकार में लगता है। कौन सी विपक्षी पार्टी, कौन सी पार्टियों ने यहाँ पे बांग्लादेश के हिंदुओं के नहीं, महाराष्ट्र में इस नारे का मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं आ रहा हूँ ना उसी पे आ। दूसरी बात अभी मैंने जातियों की बात आपने सुनी और मुन्ना खान जी ने बड़े सफाई से कहा इस्लाम में जातियां नहीं है, लेकिन ये सफाई से नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ है। भारत के संविधान में इस्लाम में जातियों की व्यवस्था दी गई है और रिजर्वेशन भी दिया गया ओबीसी के नाम पर। अब मुन्ना खान जी इसको निकाल नहीं सकते। मैं संविधान का हिस्सा बता रहा हूँ, संविधान में ओबीसी का हिस्सा है इस्लाम की जाति है भाई, और उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो कैसे मना कर देंगे? अगर ओबीसी नहीं है, ये आपके सामने बोले, मुन्ना खान कह रहे कि नहीं हमारे यहाँ तो जाति होती नहीं। इनके कहने से क्या होता है साहब, जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई मैं बोल रहा हूँ ना। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि इस्लाम में ओबीसी है और उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ भाई साहब। आप मुझे बताइए, अगर एसपी ने पीडीए बनाया, पीछे पिछड़ा, देश से दलित, ऐसे अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक अलग से लिखने की बात है, तो पिछड़े तो ऑलरेडी है, अलग से लिखने की क्या बात? तो ये है बांटने की बात। जब आप अल्पसंख्यक को लिख रहे तो उसमें तो पिछड़ा बताते नहीं है, उसमें तो आप बताते नहीं कि 72 फिरके हैं, उसकी तो कोई आप अलग चर्चा करते नहीं। वो तो अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, आप एक हो गया, एकजुट हो गया। और इधर आप पिछड़े अलग बता रहे हैं, दलित अलग बता रहे हैं, ब्राह्मण अलग बता रहे हैं, वैश्य अलग बता रहे हैं, क्षत्रिय अलग बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? यह है बांटने की बात। ठीक, अनिल गर्ग साहब कह रहे हैं आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं सबके सामने कि आपके यहाँ जातियां नहीं होती। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम उसमें भी, धर्म में भी जातियां हैं। देखिए, अनिल गर्ग जी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, बराबर डिबेट में साथ बैठते हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं बता दूं, हमारे इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, एक ही जाति है, वो है ईमान वाले। मुन्ना खान जी, नहीं, वो कह रहे हैं जातियों के आधार पे आप आरक्षण देते हो। वो ये कह रहे हैं कि उसी व्यवस्था के आधार पे आप आरक्षण देते हो। मैं मुझे बताइए, आपको आरक्षण मिला कि नहीं मिला ओबीसी के नाम पर? अनिल गर्ग जी, मैं बात पूरी कर रहा हूँ मित्र, हमारे सुन तो ले अब हम कह रहा हूँ। इस्लाम धर्म के हिसाब से एक ही जाति होती है, वो होती है जो कलमा पढ़ा जाता है, जैसे ईमान वाले है, तो ईमान वाले की दृष्टि से सब एक है। बाकी जातियों का कहना ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रोपगंडे हैं। इस्लाम संविधान में नहीं, लोगों ने बनाया, मैं बता रहा हूँ, मानी गई है और उनका लाभ लिया हुआ है। मैं बता आपको मैं लिस्ट दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस्लाम में कोई जाति बोलने दीजिए। मुन्ना खान साहब का हमेशा की तरह फ्रेम फ्रीज हो गया है। हाँ मुन्ना जी प्लीज अपनी बात करिए। इस्लाम में एक ही जाति होती है, वो है इस्लाम। क्योंकि जो भी एक कलमा है तो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं इसके हिसाब से सब आपस में भाई भाई है। और प्रोपगेंडे के तहत बना देना ये है वो है। और जो बात गर्ग साहब ने कही वो आप कह रहे हो ये 80-20 करे, कह रहे बांग्लादेश में जाकर किसने 80-20 किया था? वहां तो बीजेपी भी नहीं है, तो वहां पे कौन काट रहा था, किसको काट रहा था? नहीं, बांग्लादेश में बीजेपी नहीं है, सवाल ये नहीं। बांग्लादेश में अगर बीजेपी की विचारधारा तो वहाँ विसात बैठी थी, बताइए। बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश में भी इनकी विचारधारा है? मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल गजब थ्योरी देते हो खान साहब। ठीक, गर्ग साहब प्लीज जो सबसे पहले आई किसके पास आई, कहा आई शरण लेने के लिए, कहाँ पहुंची? पूरे विश्व को छोड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने आई। वो अपनी जान की सुरक्षा मांग रही थी। क्यों? क्योंकि ये आपस में पहले मिली भगत थी। जहाँ आप कह रहे हो वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो फिर ये बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांटा गया था, ये फिर क्या था सर? कैसे लॉजिक दे रहे हैं आप? अगर कोई हमारे देश में शरण लेने आता है ना सर, यहाँ तो आतंकियों तक को शरण दे दी गई, दी गई ना सर, और चाय भी पिलाई गई अलग से, और वो भी प्रधानमंत्री आवास में। चावला जी, अनिल गर्ग साहब प्लीज जल्दी से। अब मैं बांग्लादेश से हिंदुस्तान पर आ जाता हूँ। कश्मीर में नारे पे प्लीज।
लेकिन अब मैं हिंदुस्तान में आ रहा हूँ ना, बांग्लादेश से इधर आके हिंदुस्तान की बात करते हैं। कश्मीर में बटे तो कटेंगे नहीं गए। आज कश्मीर में हिंदू है कहाँ पे? घाटी में कोई हिंदू देखने को मिल रहा है आपको? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहाँ बटे से तो कट गए, आ गए, वहां से हट गए सारे। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी विपक्षी पार्टी ने तो वहां के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला कि आपने कैसे काट के भगा दिए। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, असम के कुछ जिलों में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, कुछ जिलों में क्या हो रहा है, आपके केरला में क्या हो रहा है। यहाँ जहाँ पे आप अल्पसंख्यक हिंदू है जिस भी जिले में, उस जिले में उसके रहने की इस नारे का फायदा होगा महाराष्ट्र में? गर्ग साहब मुद्दे पे रहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ इस नारे का फायदा होगा महाराष्ट्र में? मैं जो बीजेपी के नेता पोस्टर लगवा रहे हैं। मेरा ये कहना है, बीजेपी पे तो आपने आरोप लगाया, लेकिन पीडीए जो दिया आपने वो बांटने की बात नहीं है, तो क्या बात है? बीजेपी ने तो वहां ध्यान दिया था। रविंद्र जी ने कहा ना, कह रहे कि नहीं वो जातियों की व्यवस्था संविधान में भी है। नहीं, वो तो मैंने बोला जातियों की व्यवस्था संविधान में है। ये तो अभी तो मुन्ना खान जी मान ही रहे कि इस्लाम में जातियां हैं। सर, इस्लाम में 72 फिरके हैं और 72 फिरके के अंदर सारी जातियां हैं और कोई एक दूसरे साथ बात नहीं करता। रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, प्लीज जल्दी से फिर चंद्रभूषण जी की मस्जिद में सुन्नी नमाज पढ़ने जाता, सुन्नी की मस्जिद में शिया नमाज पढ़ने जाता, अहमदिया मुसलमान। रविंद्र जी प्लीज जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? इनको बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं बोल नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रवचन आपका सुंदर ज्ञान बढ़ रहा है, बोलिए सर। ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं भी, मेरा कोई आपके ज्ञान की शून्यता को देख रहे हैं, बोलिए। आप माने ना माने, आपको सूट नहीं करेगा। आपकी ज्ञान की शून्यता तो देख रहे हैं, बोलिए। लेकिन जो तथ्य है उसको आप हटा नहीं सकते। पीडीए आपकी ज्ञान की शून्यता को देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे 1 घंटे बोले। कोई बात नहीं, आपको सुनने का ही लगेगा क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा। रविंदर जी, दिक्कत क्या है? आपने एक को कभी आदिवासी बताया, कभी आदिवासी बताया, लेकिन आपके ही पोस्टर पे एक अल्पसंख्यक यही चावला जी ने दिखाया था एक शो में, उसे दिखाया था नहीं दिखाया था? आपने तो एक बहुत बड़ा भाषित किया था। आपने हिंदुओं को जातियों में और अल्पसंख्यक की जातियों को नकारा क्यों? अगर जातियां बतानी सबकी बताइए, और नहीं बतानी तो किसी की मत बताइए। तो आप बांटने का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको सूट कर रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे काम आ जाएगा, और दूसरा कोई कहे तो खराब है। अगर बीएसपी ने कहा, बीएसपी का नारा याद है आपको, तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार, वो बांटने की बात नहीं है। अगर ओवैसी साहब कहे खुले आम सारे मुसलमान एक हो जाए, नहीं तो दूसरा तुम्हें आ जाएगा, खा जाएगा, और वो एक रैली निकालते, वो बांटने की बात नहीं है। अगर दूसरी कोई पार्टी कहते जो आपके साथ नहीं खड़ी है, आपके सामने खड़ी है, तो वो बांटने की बात है। तो साहब ऐसे तो ना करिए, हम तो दोनों को बराबर से देखते हैं। अगर कोई भी बात जो कहेगा उसकी बात कहेंगे। प्लीज जल्दी से आप इन्हीं को बोलने जिनके ज्ञान को सुनता को जितना हम तो नहीं देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। एक मिनट सर, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप इस तरह से पीडीए के फॉर्मूले पे बात करें, कह रहे जातियों के आधार पे तो आपने बांटा, पीडीए का मतलब बांटा, बंटवारा, वो ये कह रहे हैं। जल्दी से फिर चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं। चावला साहब, आप भी पढ़े होंगे जरूर, तो फॉर्म भरे होंगे तो आपने अपनी जाति लिखी होगी। जितने भी भारत के 553 सांसद हैं और विधानसभा लोकसभा के और अन्य लोग जो जाते हैं वो भी अपनी जाति लिखते हैं। कहां से आया? संविधान से आया। उससे पहले हमारी धार्मिक ग्रंथों से जातियां आई। धार्मिक ग्रंथों में जातियां नहीं रही होती तो इस प्रकार का विभाजन नहीं हो पाता। हम क्या कर रहे हैं, उन धार्मिक ग्रंथों से, संविधान से जो जातियां आई, जिनको इन लोगों ने उत्पीड़ित किया, इसकी उत्पीड़न की कहानी बहुत छोटी सी कहानी नहीं है। जिस पीढ़ी को हम लेके चल रहे हैं, इसी के लिए गुरु गोरखनाथ भी चले थे, माता सावित्रीबाई फुले भी चले थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी चले थे, मानवर कांतिराम भी चले थे। तो वो जातियां जिनको इन लोगों ने 10% लोगों ने उत्पीड़ित किया, उन्हीं के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी को समाजवाद कहते हैं। लेकिन इनमें वसुधैव कुटुंबकम बना रहे, ऐसा करके वैदिक धर्म बोलता था। और ऐसे व्यक्ति को भी चारवाक महर्षि हुआ करते थे जो वैदिक धर्म की निंदा करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, उनको भी महर्षि कहते थे। तो परिवारवाद के खिलाफ थे। आपने 6 टिकट बांटे, उसमें से 5 लोगों को परिवार वाले ही हैं। जरा देख लेते हैं, मधु कोड़ा की पत्नी को टिकट मिला, वो मैं दिखा चुका हूं। मधु कोड़ा छोड़िए, मैं चंपाई सोरेन के बेटे को भी दिखा चुका हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो परिवारवाद इधर देश को अगर देखिएगा, तो मतलब समाजवाद के प्रोधाओं का जिक्र आप करते हैं, उनके बातों का आदर्श नहीं मानते हो कि हम परिवारवाद छोड़ दें? महाराज दशरथ से पहले के अब तक, जब तक कि यहाँ पर देव असुर संग्राम होने के बाद से लेके सब परिवारवाद पे आश्रित रहा। क्या भगवान राम का राज्य परिवारवाद तक सही रहा? सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों का, जब कलयुग तक रहा। आखिरी राजा सौमित्र थे। निंदा करेंगे इस परिवारवाद की?
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप भगवान राम को फॉलो कर रहे हो? हाँ, वो करना पड़ेगा, इसी देश के हम नागरिक शुक्र है कम से कम इस बात का, कम से कम आप भगवान राम को तो मानते हो। खैर, चंद्रभूषण हम उसी वंशज के हैं चावला साहब। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। एक बार जाके माथा भी टेक के आओ सारे मिलके। माथा नहीं टेके, हमारे 11,000 सैनिक मारे गए हैं वहां पे, अब माथा टेकने की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मारे गए, गोलियां किसने चलाई और फिर मुस्कुरा भी रहे हो आप? तब गोलियां नहीं थी, जिस समय हमारा राज्य हुआ करता था उसमें गोलियां नहीं थी हम लोगों के पास। अच्छा अच्छा, ठीक, अभी उस पर अलग बहस डिरेल हो जाएगी, ठीक। लेकिन चंद्रभूषण जी, ये कुल मिला के कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो आप लेकर आए हैं ध्रुवीकरण की राजनीति का एक प्रतीक है, और ये आप साबित कर रहे हैं खुद डिबेट में बैठ के। और फिर खान साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं आज आपको एक स्पष्ट बात और बताता हूं। जो इस्लाम या मुस्लिम भाई बहन अल्पसंख्यक जिनको बताया गया है, उनके दो कानून होते हैं। संविधान, एक भारत का संविधान, जब उन पर कोई गलत काम करने की तरफ या लाभ लेने की तरफ जाते हैं तो संविधान याद आता है। उसके बाद उनका एक खुद का कानून है शरिया का, जो उसको फॉलो करते हैं। तो ये दो संविधानों पर लूट चलते हैं। जब इनसे पूछा जाएगा कि ये गलत काम किया गया तो कौन सा संविधान लागू होगा, तो बोलते हैं ये संविधान यहाँ लागू होगा, और जब ये काम किया जाएगा तो ये संविधान यहाँ लागू होगा। तो जब दो तराजुओं में बैठे हुए लोग, दो नाव में बैठे हुए नहीं, अब मुन्ना खान जी से पूछ लेता हूं आपके सामने। नहीं, राहुल जी दिखाते हैं, वो लाठी किताब हाथ में रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यही सबसे बड़ी है, यही है। तो ये जो दो चीजें, जो किताब उनके पास है और एक दूसरी जो किताब है, वो दोनों किताबों के बीच में फंसे हुए लोग हैं। देखिए, भारत का संविधान, सब संविधान को मानते हैं और सब संविधान के अनुसार चलते हैं, लेकिन भारत की एक आत्मा है, एक आत्मा है, एक संस्कृति है, और किसी देश की संस्कृति के अनुसार ही उसके लोग चलते हैं। ठीक, ये भी किसी देश की संस्कृति। अभी आरपी सिंह जी बहुत बड़ी बातें ये कह रहे हैं कि इस तरह के नारों से माहौल खराब होता है। चंद्रभूषण जी, इस तरह के नारों से माहौल खराब होता है। भाई, पूरा नारा अभी इन्होंने अखिलेश यादव जी ने बोला, बड़े लैब से आया हुआ नारा है। हाँ। ये किस लैब से आया है? क्या अखिलेश यादव जी भी बगल में कोई बता देंगे रविंद्र जी किस लैब से आया है? हाँ, वो ये अखिलेश यादव जी से पूछे किस लैब से आया हो। वो बता देंगे रविंद्र जी। एक मिनट, फिर मुन्ना जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं लैब का नाम भी बता दीजिए। इनके पास एक ही लैब है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो हिंदू धर्म को भी खत्म करके सनातन धर्म बना जाता है, प्रभु श्री राम को भी गाली दिलाता है, माता जानकी को भी गाली दिलाता है, हनुमान जी को भी गाली दिलाता है, और कहता है हिंदू धर्म में छेड़छाड़ हो गई है। वही उसी का उदाहरण ये महोदय पेश कर रहे थे कि एक बात की बात कर रहे हैं, किसी के धर्म पे बात करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। ये उन्माद फैलाने के डिस्कोर्स से आता, जो इन्होंने बात कही है, ये उन्माद फैलाने की जिसमें है। किसी के धर्म ग्रंथ में बात आप करेंगे तो आपको उठा के जेल में बंद करना चाहिए। तिलक जी, ये संघ के विचारों के बारे में भी आरती सिंह जी कह रहे थे, इनको संघ की शाखा ज्वाइन करनी चाहिए। संघ को जिस दिन जान जाएंगे, जो आपका पुराना इतिहास है, बहुत खुश होंगे आप। राम मंदिर के निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं, वो आपके पूर्वजों के लिए लगे हुए थे। आपको तो उन लोगों के बारे में ऐसा नहीं। आप कौन सी अखिलेश यादव जी लैब का आपको बता गए, जो आप लैब के बारे में बात करने लगे? तो ये झूठी प्रपंच अफवाह मत फैलाइए। और नहीं, आप जबरदस्ती रविंद्र जी को शाखा में क्यों ले जा रहे हो? वो नहीं जाना चाह रहे तो आप जबरदस्ती। अरे भाई, ये जाएंगे तो जान जाएंगे ना, दूर से जानते ही नहीं है, तो संघ की शाखा में जाएंगे तो संघ को जानेंगे, नहीं तो अखिलेश यादव जी के गलत विचारों में पड़ के। मुन्ना जी, ये सिर्फ एक नारा ही तो है, बटोगे तो कटोगे। ये इस नारे को लेकर इतना परेशान क्यों हो जाते हैं आप लोग? राहुल जी का फॉर्मूला है, एक आपका फॉर्मूला और एक योगी जी का फॉर्मूला। देखिए चावला जी, बिल्कुल आप सरल तरीके से समझिए। अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव, वहां पे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, सोचिए 80-20 का नारा का फॉर्मूला समझिए कि आपको ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में, शब बरात में, रमजान में 2 सिलेंडर मिलेंगे और पर व्यक्ति को 2500 रुपया ईदी मिलेगा। ये 80-20 का नारा है। देखिए, कथनी और करनी में जो भारतीय जनता पार्टी का जो फर्क आ रहा है वो समझिए। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना खान साहब। मैं यही अगर वो सिलेंडर दे रहे हैं तो आप ही लीजिए। यही तो कह रहा हूँ, जो 80 वाले हैं वो 1100 के सिलेंडर खरीद रहे हैं
और जो 20 वाले हैं उनको वापस फ्री दिया जा रहा। आप इनको समझिए कि किस तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उसकी जो नियत और नीति है उसको समझने की और जरूरत जो है। सरकार हज पे सब्सिडी देती थी वो, मैं कह रहा हूँ हज पे सब्सिडी देती तो थी, वो वो 80-20 सरकार करती कहती थी। नहीं, वो सरकार कहती थी कि जो विकास होगा वो सबके लिए होगा। कभी किसी पार्टी ने इतिहास गवाह 70 सालों में जो सरकारें बनी है, कभी किसी सरकार ने नहीं कहा होगा। नहीं, इस नारे से माहौल कैसे खराब होगा, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। इस नारे से माहौल कैसे खराब होगा? इस नारे से कोई माहौल खराब नहीं हो रहा। हाँ। इस नारे से भारतीय जनता पार्टी के चरित्र खराब हो रहे। जो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती थी, आज आप समझिए। रविंद्र जी, ये तो बताना पड़ेगा ये माहौल कैसे खराब होता है एक नारे से। मैं बता रहा हूँ चावला जी, 10 सेकेंड। आज देखिए, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से 2013 में नारा दिया जाता था कि गुजरात मॉडल लॉन्च होगा, तो यही गुजरात मॉडल है 2002 मुन्ना जी, इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए ना। जैसे रविंद्र जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी एक बार समझ गए कि हम हरियाणा में बटे तो मामला कट गया वोटों का। अब महाराष्ट्र में नहीं बटेंगे, सपा को भी साथ लेंगे, आम आदमी पार्टी को भी साथ लेंगे, हरियाणा में हम शिवसेना को भी साथ लेंगे, एनसीपी को भी साथ लेंगे। तो आप राहुल गांधी के फॉर्मूले पर अमल करिए। चावला जी, हरियाणा में कोई नहीं बटा और न कोई कटा। हरियाणा में तंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की हार हुई। आप समझिए। मुन्ना खान साहब, मुझे लगता है कि सम्मान करना चाहिए जनादेश का। ठीक, जनादेश ये बात तब समझनी चाहिए थी ना जब हुड्डा साहब ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव का कोई प्रभाव नहीं है। ये बात तब समझनी चाहिए थी जब मध्य प्रदेश में आप रात को 2 बजे तक समाजवादी पार्टी को बाहर गेट के खड़ा करके और टिकट नहीं देते। ये बात तब समझनी चाहिए थी आपको। आप इतनी जरूरत नहीं महसूस करते हैं कि आपके वो सहयोगी एक पूर्व मुख्यमंत्री है जो अपने दम पर 37 सीटें लेकर आए, अपने पिता का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम से कम हरियाणा में प्रचार ही करवा लो, टिकट मत दो तो। कैसे सम्मान करते हो मुन्ना खान साहब? चावला जी, आप बहुत जीनियस एंकर है, मैं सम्मान करता हूं। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे पर्सनल पूछता हूं कि आपको नहीं दिखा हरियाणा में बीजेपी जीत रही? पूरे देश के जितने भी पत्रकार बंधु है, किसी को नहीं दिखा? हरियाणा में जो लोग जा रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्हें नहीं दिखा? मुन्ना खान साहब, मैं अखिलेश यादव के साथ आपकी ट्विनिंग की बात कर रहा हूं। बात हमारी ट्विनिंग बहुत बेहतरीन है। सर, कैसी ट्विनिंग बेहतर है आप मुझे बताइए ना। आप बिना आप एक चलिए बात चाहिए, ये 2 सीटों पर मामला ओके आपका? सवाल 2 सीटों पे है या 4 सीटों पे? ये क्यों नेतृत्व पे बातचीत चल रही है। ये हमारी कैपेसिटी नहीं है ना। हमारे मित्र बंधु जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता बैठे समाजवादी पार्टी के, इनके अंदर भी नहीं कि ये क्या देखिए, शीर्ष नेतृत्व में बात चल रही है। हाँ, तो यही तो बात है, यही तो बात है सर। आप 2 और 4 के चक्कर में नहीं वहां ये सर महाराष्ट्र को मैनेज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं यार छोड़ो, ये 2 भी क्यों लड़े हम, जब पता है कि सपा ने जो सीटें दी हैं उसको निकालना मुश्किल है, तो आपने कहा नारे छोड़ो, ये भी 2 भी क्यों लड़े? सवाल ये है कि आप समझिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती उपचुनाव में जीतने पे, तो ये 2 सीटों का बंटवारा नहीं होता। 2 सीट प्रधानमंत्री, 2 सीट मुख्यमंत्री, 2 सीट उप मुख्यमंत्री, 2 सीट प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके से बंटवारे नहीं होते। साहब, अभी तक ये आप तय नहीं कर पा रहे कि चुनाव लड़ेंगे नहीं। मैं तो आपकी बात मान लूंगा, आप बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे, या ये बोलिए कि नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगा। आप सीटों के बंटवारे पर मत जाइए। हाँ, सीटों के बंटवारे पर गर्ग साहब, सीटों के बंटवारे पर मत जाइए। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं बाकी हमारा दिल बहुत बड़ा है सीटों के बंटवारे में। ये वही हाल हुआ, इन्होंने कहा कि भैया 8 हमारी हुई 2 तुम्हारी हुई, तो ये कह रहे कि 2 ही क्यों लें, जहां खैर मुन्ना खान और गाजियाबाद स्थिति बिल्कुल बेहद क्लियर कर दी है। इन्होंने स्पष्ट बताया कि इनकी हैसियत नहीं है टिकटों के बंटवारे में बात करे। इनका मतलब कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में कैसी है वो इन्होंने बता दिया है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि एसपी जो वो चाहेगी वहां पे वो होगा। इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश का मतलब है एसपी और उसके सहयोगी। अब उसके सहयोगी में एसपी क्या चाहते हैं, होना वही है। एसपी के साथ जो हरियाणा में व्यवहार हुआ, जो आपने मध्य प्रदेश की बात की, अभी जो महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश में जो एसपी प्रमुख होता है, एसपी वैसा ही व्यवहार करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी 7 सीटों पर टिकट डिक्लेयर कर दी। बोला आना तो आओ, नहीं तो बाकी 2 पे भी हम कर देंगे। आपने लड़ना लड़ लो, नहीं लड़ना मत लड़ो। और आपने जो बताया विश्लेषण वही है, वो 2 सीटों पे इतनी हालत खराब है, इनको लगा लड़के भी क्या करेंगे, इसलिए कह देते लड़ते ही नहीं। तो संगठन तो ऐसे ही चल रहा है, एक दूसरे को मजबूत नहीं। तो ये महाराष्ट्र वाला मामला तो मैनेज नहीं कर रहे, जहां पे अखिलेश यादव अड़े हुए 12 चाहिए सर, वहां पे भी 4 सीटों पे डिक्लेयर कर दिया कि नहीं कर दिया एसपी ने अपने कैंडिडेट। अभी तो सीटों पर बातचीत तो हुई नहीं है।
तो मेरा ये कहना है, इनको भी समझ में आ गया है, क्योंकि अखिलेश जी भी कह रहे हैं हमारी भी पार्टी जो है वो भी राष्ट्रीय पार्टी है ना भाई, हमको इस उत्तर प्रदेश में रुक के थोड़ी रहेंगे, आज निकल हमने भी एक्सपेंड करना। तो क्या ये यूपी को मैनेज कर रहे हैं या बदला ले रहे हैं अखिलेश यादव महाराष्ट्र? बदलने की बात तो नहीं है, वो चाह रहे हैं एक्सपेक्टेशन, और हर पार्टी चाहती है अपना एक्सपेक्टेशन। अब तो ये देखना, अलायंस के साथियों को ये देखना पड़ेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, इनको लगेगा कि मैं शायद कोई बैलेंस बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को दिल्ली में टिकट देती है, किस बात पे देती है भाई? जेडीयू का क्या आधार है दिल्ली में? लेकिन वो भी बैलेंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको वापस बिहार जाना है कि नहीं जाना। तो ये तो बैलेंसिंग का काम है साहब। अगर आपको लगता है कि 288 सीटों में नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, गठबंधन का मतलब राजनीतिक मजबूरी। अगर वापस कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में सवाल उठाएगी, अखिलेश जी अगर उत्तर प्रदेश में सवाल उठा देंगे, अगर राष्ट्रीय जनता दल वहां पे बिहार में सवाल उठा देगा कांग्रेस में, फिर कांग्रेस क्या जवाब होगा? ठीक, मुन्ना खान साहब, जो बात गर्ग साहब कह रहे हैं, जितनी मैं समझ पाया वो ये कह रहे हैं कि आपको 3 सीटें भी मिल जाती तो क्या कर लेते, तब भी कुछ नहीं कर पाते यूपी में। देखिए, गर्ग साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज जनाब बहके से नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे सुन तो ले, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि गठबंधन की परिभाषा हमसे सीखे, तो मैं समझता हूँ ऐसी परिभाषा सीखने की जरूरत नहीं। दीमक की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी को चाटने का और दीमक की तरह उसे खाने का काम किया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, या जनता दल यूनाइटेड हो। किस तरीके से उन्होंने उनका बर्तादार किया, जो उनसे मिला है, ये किसी के सगे नहीं जिसको इसने ठगे नहीं। कोई भी आज इतिहास में गवाह बता दे। ये एनडीए की बात करते थे 2014 में, 2014 से 24 तक अगर एनडीए किसी को समझ नहीं आई हो, या एनडीए से कोई आदमी जितना भी हो, तो बता भारतीय जनता पार्टी के। एक इतिहास मैं बता देता हूँ, जिन इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियों का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ है, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ हुआ है। जितने भी आप सारी पार्टियां उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल देख लीजिए, एनसीपी देख लीजिए, शिवसेना देख लीजिए, आपको मैं लिस्ट निकाल लीजिए, एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के कुशासन या बीजेपी के विरोध के कारण पैदा हुई हो। सारी कांग्रेस के विरोध के कारण पैदा हुई, और इनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है 240 सांसद पार्टी बताइए, और आपके साथ कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, और वो आदमी की बात कर रहे हैं। पार्टियां बनाई है, राज्यों में आपके साथ ही हो गए। एक मिनट चंद्रभूषण जी, ये नारे से क्या विकास की तरफ आप संकेत दे रहे हैं? क्योंकि एक मिनट, ये जो बहराइच हिंसा वाला मामला है, इसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। वो जो विधायक हैं आपके बीजेपी के, उनकी एफआईआर पढ़ी आपने? जी, पढ़ी आपने वो एफआईआर? जी जी, जो आपके विधायक है बीजेपी के, सुरेश्वर सिंह, क्या कह रहे हो? तो आपने पढ़ी, दिखाई? हाँ, वो जो उनके साथ घटना घटी जब वो आ गए, वो आप ही के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, यानी बीजेपी के विधायक बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। जो हालात बिगड़े, जो हिंसा हुई, उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई, वो बता रहे हैं कि आपके नेताओं ने माहौल खराब किया, यानी बीजेपी के नेता ही माहौल खराब कर रहे हैं। वो ये देखिए, एफआईआर देखिए आपके सामने। जी जी, ये पढ़ी आपने एफआईआर? पढ़ी। उस एफआईआर को पूरा पढ़ने का, और सुरेश्वर सिंह जी ने जो उसमें लिखवाया है या लिखा है, जो कंप्लेन दी है, ठीक, उसको समझने का प्रयास करिए। समझाइए। ठीक है, कि ये जो स्थिति उनके साथ घटी, ठीक, यही समाजवादी पार्टी के नेता होते तो अब तक 2 दिन में ये जो कुछ हुआ वहां पर, ये शांत नहीं होता, ये 2 हफ्तों तक चलता रहता। और इनके आपके विधायक जो कह रहे हैं वो समझाइए सर, सपा छोड़िए अभी, क्योंकि वो आपके नेताओं के, आप ही के बीजेपी के नेताओं के नाम लिख रहे हैं एक एक करके। वो कह रहे हैं कि उपधर्मी है, आपके विधायक हो रहे हैं उपधर्मी है। नहीं, वो जो विधायक ने कंप्लेन दी है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करें। समझाइए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये लोग मॉर्चरी के लिए गए और उस परिवार से मिल रहे थे, विधायक हैं वो वहां के, तो वहां पर जो घटना घटी,
उस घटना को जिन लोगों ने विरोध किया या जो लोग वहां पर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे थे, या आप जानते हैं उसमें आपका नगर अध्यक्ष के साथ 7 लोगों के नाम है, उसमें नामित है वो एफआईआर। वो सब जानता हूं मैं। हाँ। जो लोग नामित है वो लिखवाए गए हैं, नाम जो विधायक जी ने एफआईआर की। हाँ। लेकिन वो विषय दंगे के विषय से डिफरेंट विषय है। आप समझने का इस जगह प्रयास करिएगा कि कोई भी आप कल पत्रकार। अच्छा, जो धाराएं हैं वो धाराएं पढ़ी आपने? वो धाराएं पढ़ी आपने? वो धाराओं का मतलब क्या है, मुझे समझा देंगे आप? ये धाराएं देख रहे हैं 191, 324, 351, 352, 125, इन धाराओं का मतलब समझते हैं सर आप? उनको रोकने का, उनको एक कामना करने का, पत्थर भी उनकी गाड़ी पर 1-2 वो किए गए, तो ये सब चीजें वहां पे जो स्थिति थी। अच्छा, तो आपके नेता उपद्रवी नहीं है? विधायक जी ने झूठ बोला। मैं क्या कह रहा हूँ, जो विधायक जी ने लिखा कंप्लेन दी है, ये किसने कहा कि कौन सा नेता या जो भीड़ होती है ना, वो भीड़ किसी की होती नहीं है। आप समझिए। तो फिर आपके नेता ने कैसे चिन्हित कर लिया, आपके विधायक ने कैसे चिन्हित कर लिया कि ये लोग जो है उपद्रवी हैं? आप ये तिलक जी समझने का प्रयास कीजिए कि जो शासन प्रशासन ने जो एक कानून व्यवस्था के तहत जो काम किया है, उस पर सवाल खड़ा करना और ये कहना कि एफआईआर के बाद क्या ये सवाल नहीं खड़ा होगा? जो सवाल में एक मिनट चंद्रभूषण जी, आप सवाल को घुमा रहे। 1 मिनट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या इस एफआईआर के बाद यह सवाल नहीं खड़ा होता कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप इसकी पैरोकारी करेंगे? देखिए, यदि मैं क्या कह रहा हूं, क्या राजनीति करने वाले लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकने तक ही काम मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की? आप समझिए, जो लोग पहले दिन से राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे उनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो जांच चल रही है वो जांच बहुत अच्छी चल रही है, उससे सबको विश्वास है। जांच में अब और जिससे विश्वास नहीं होगा वो आगे एफआईआर के बाद क्या ये सवाल नहीं बनता कि डीएम की मौजूदगी में घटना घटी? आपने उस एफआईआर को अगर पढ़ा है ध्यान से तो वो कह रहे हैं कि डीएम जिलाधिकारी मेरे साथ थे, वहां जिलाधिकारी थे, चिकित्सा अधिकारी थे, हॉस्पिटल में, तो वो डीएम के सामने घटना घटी है। तो क्या एफआईआर के आधार पर जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? ये डीएम एसपी या जो प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ तो कानपुर में हत्या कर दी गई। चंद्रभूषण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो नामित लोग हैं जिस पर विधायक ने एफआईआर दर्ज की है, वो नामित लोग हैं। जिसकी गिरफ्तारी होनी होगी। अच्छा, गिरफ्तार अब यही आप जो 80-20 कर रहे थे उसी में सवाल खड़ा होता है। अगर ये दूसरी जात वर्ग के होते तो? अरे दूसरी जात वर्ग के इधर के हो या उधर के हो, दंगा करने वाले किसी जात वर्ग के नहीं होते हो। तो फिर आपके विधायक क्या कह रहे हैं? ठीक है, जो विधायक कह रहे हैं तो आपके सामने छिपी हुई चीज थोड़ी है, किसी पब्लिक डोमेन में लिखी है तो नामित एफआईआर लिख रहे हैं, बता रहे हैं उपद्रवी शब्द लिखा हुआ है, तो उपद्रवी का मतलब क्या होता है? वही बात, कल आप कैमरा लेकर आपके पत्रकार कहीं पर कवर करने जा रहे हैं और वहां पर कुछ लोग आपके साथ अभद्रता कर रहे हैं, कई मित्रों के साथ किया गया, वो विधायक हो या सांसद हो या किसी तरह का हो। अभी सपा के सांसद में जाकर सुनिए, सपा के सांसद में जाकर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर चंद्रभूषण जी धमकी दे रहे हो क्या? किसको? आप कह रहे हो कैमरा लेकर जाओगे तो आपके ऊपर कुछ हो जाए। मैं कह रहा हूं इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, जो हमारे पत्रकार मित्रों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। मैंने आपसे पूछा आपके कैमरे तोड़े। ओके, ठीक है, चुनाव के समय, ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस तरह की घटना अभी मुन्ना खान साहब, पहले आप फिर रविंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। मुन्ना खान साहब, देखिए, बड़े ही बेशर्म लोग हैं, खुलेआम, जब देश सारा देश देख रहा है उसके बाद शर्म नाम की चीज नहीं है। खुलेआम एक बड़े शब्द का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये देश देख रहा है कि किस तरीके से अब ये अगर बातों से नहीं माने तो फिर ये धमकाने की कोशिश करते, उस पर एफआईआर करवाते, उसे जेल भेजने का काम करते। ये भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, मेरा एक ही सवाल है रविंद्र जी से भी और आपसे भी।
चलिए ठीक है, ये राजनीति कर रहे हैं। ये आप जो है सरफराज की, क्या सरफराज ही था ना वो जिसके पैर पे गोली लगी है, गर्ग साहब? जी जी, उसके पैर पे गोली लगी तो आपने कहा है तौबा, इसके पैर पे गोली क्यों लग गई? लेकिन खान साहब एक बात बताइए, वो जिसके जिस्म पर इतने छर्रों के निशान थे उसके घर क्यों नहीं गए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ना राहुल जी ना प्रियंका जी, मैं कह रहा हूँ, ये संवेदना नहीं थी क्या? वो एक जिस्म पर इतने छर्रों के निशान दिखाई दिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर चावला जी, सबसे बड़ी बात है कि जो गलत लोग है, जो अपराधी है, जो इस तरीके का अपराध करते हैं, उसे कोई भी वास्ता इंडिया अलायंस या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, आपने तय कर लिया? नहीं रखता। आपने कैसे कह दिया अपराधी? कह रहा हूँ आपने जांच कर ली? मैं कौन सी जांच की आपने? सवाल पूरे तो कर लूं। सवाल ये है कि सरफराज के पांव पे गोली लगा, आपने एक जो वहां अधिकारी थे, मतलब जिसके जिस्म पर छर्रे दिखाई दिए उसका दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जिसके पैर पे गोली लगी उसकी पीड़ा आपको दिखाई दे गई। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अब तक ये प्रूफ नहीं कर पाई कि गोली सरफराज ने चलाई थी। सरकार ये प्रूफ नहीं कर पाई कि वो सरफराज के पांव में गोली किसने मारी, तो किसने मारी गोली किसने मारी, तो वो छर्रे किसने मारे थे? आकाश से टपके थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारे। अच्छा, तो स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश बार बार। अच्छा रविंद्र जी, आप क्यों नहीं गए? आतंकवादी लोग, आप क्यों नहीं गए रामगोपाल जी? एक मिनट, आप क्यों नहीं जा रहे हो सर? चलो साहब, मैं आपको पूरे भारत के टेलीकास्टिंग मीडियम से वरिष्ठ समझता हूँ ज्ञान के आधार पे। ये प्रश्न का औचित्य नहीं है क्योंकि प्रशासन ने रोक लगा रखा है, कोई पार्टी के लोग नहीं जा सकते हैं। मीडिया भी जाती है तो स्पेशल प्रोटेक्शन में जाती है। एक महिला मीडिया वाली बिना प्रोटेक्शन के महाराजगंज, जहाँ दंगा हुआ महाराजगंज स्थान पहुंच गई थी, तो उसके साथ बड़ी दुर्व्यवस्था। अब जो आप कह रहे थे, नहीं जाना ही मना है, किसी का भी जाना मना। अच्छा, तो इसलिए नहीं गए आप? जाना ही मना है, अब इससे पूछने का कोई औचित्य नहीं। तो एक संवेदना भरा पत्र ही लिखवा दो माननीय अध्यक्ष जी से। मैं ही चल, सबसे पहला व्यक्ति कोठारी के यहाँ जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं था। नहीं, अच्छी बात है रविंद्र जी, अध्यक्ष जी। और यहाँ भी जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं ही हूँ। फाइनल कमेंट। वो ये कह रहे कोई औचित्य नहीं है इस सवाल का कि आप क्यों नहीं गए? मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। वो औचित्य इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जो उनकी अपीजमेंट की राजनीति है, जो पीडीए की राजनीति है, इसको सूट नहीं करेगा और ये मानेंगे मैं नहीं। मेरा ज्ञान के जीरो बता देंगे अभी की अभी। अगर नहीं भी पहुंच पा रहे थे, प्रशासन उनको नहीं मंजूर दे रहा था, तो उस साइड जाने की कोशिश तो कर सकते थे। अगर प्रशासन मंजूर नहीं देता पूरा देश देखता। लेकिन सवाल है ये उसके यहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि उसके यहाँ गए तो एक जो हाथरस की घटना पर नोएडा से निकलेंगे तो 500 कैमरे साथ चलेंगे और डीएनडी पे रोक दिए जाएंगे तो पूरा देश देखेगा। कोई एतराज नहीं है, लेकिन कह रहे भारतीय जनता पार्टी गई, अनिल गर्ग गए, अनिल गर्ग ने संवेदना। देखिए मैं एक चीज बोलना का खत्म करना चाहता हूँ। जो आपका टॉपिक था बटेंगे कटेंगे, उसका भारत की हिंदू जनता का परिणाम देती है वो बता के मैं खत्म कर दूंगा अपनी बात। लोकसभा चुनाव में श्री अयोध्या जी में हार जाते हैं, श्री चित्रकूट जी में हार जाते हैं, सीतापुर में हार जाते हैं, ये सब धार्मिक स्थान है। बस्ती में हार जाते हैं, सुल्तानपुर में हार जाते हैं, श्री प्रयागराज जी में हार जाते हैं, रामटेक जी में हार जाते हैं, नासिक जी में हार जाते हैं, कोप्पल जी में हार जाते हैं, रामेश्वरम जी में हार जाते हैं और एक विधानसभा बद्रीनाथ जी में हार जाते हैं। तो इनके बटने कटने की राजनीति का परिणाम हिंदुओं ने दिया है और आगे भी ऐसा मिलता है। धन्यवाद। और अगर ये 9 सीटें जो उपचुनाव हो रही हैं उसमें जीत जाते हैं तो फिर क्या मानूं? एंटीसिपेशन तो कल को मैं ना रहूं तो क्या होगा, ये एंटीसिपेशन। अच्छा, तो मतलब वो आपको कबूल नहीं है, ठीक है, ओके। जहां फिट करेगा वहां रविंद्र जी आप कहेंगे, ओके, कोई दिक्कत। एंटीसिपेशन सर आंसर नहीं होगा। हाँ सर, अगर मगर की सियासत तो आप ही जानते हैं, है ना? वो तो सियासत में बहुत कम जानता हूं, मैं उत्तर देना। नहीं सर, आप बहुत बेहतर प्रवक्ता है, मैं जानता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी, मुन्ना जी, रविंद्र जी और गर्ग साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में भी क्या योगी मॉडल, बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे का असर महाराष्ट्र की सियासत पर क्या पड़ेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन असर अब दिखने लगा है, ये साफ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।